तो भाई साहब, सोल लैंड 2 सीरीज का लेटेस्ट एपिसोड इतना धमाकेदार होगा कभी सोचा नहीं था। क्योंकि एक तरफ युहाओ उन एल्डर से बचने के लिए अपनी सैक्रिफाइस पावर्स से अपनी 3 सेल्फ क्रिएटेड हाओ डोंग टेक्निक्स का यूज करता है, जिसके पहले अटैक फिस्ट ऑफ सी डोंग ने ही 4th एल्डर के साथ साथ काफी सारे सोल्जर्स की बैंड बजा दी। वहीं दूसरी टेक्निक स्वॉर्ड ऑफ निनडोंग ने इविल मास्टर वुयू को नर्क का रास्ता दिखा देती है, जिसके बाद युहाओ यूज करता है अपनी लास्ट टेक्निक पाम ऑफ हाओ डोंग का, जिसने दोनों एल्डर्स को पीछे हटने में मजबूर कर दिया और साथ ही उन्हें घायल कर दिया। और फिर युहाओ बहुत तेजी के साथ वहां से निकल जाता है और फिर वो अपनी स्टोरी सुनाते सुनाते वहीं मर जाता है। लेकिन हम वांग क्वियर को देखते हैं, जिसने युहाओ के लिए अपना सैक्रिफाइस देने को रेडी हो गई होती है, और वो भी इस टाइम काफी सैड होती है और अपनी पूरी बैक स्टोरी बताती है। और भाइयों, सच में ये सारे सीन्स मुझे दिल से लग रहे थे। मतलब सच में ये मोमेंट काफी ज्यादा इंटेंस थे। जिसके बाद हमें वांग क्वियर की 10 लाख साल पुरानी सोल रिंग और सोल बोन देखने को मिलती है, जो सीधे युहाओ के फोरहेड में समा जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं युहाओ के स्पिरिचुअल सी में एनर्जी की बाढ़ आ गई होती है, और तभी पहली बार इन तीनों बीस्ट को भी पता चलता है कि वांग क्वियर ही डेस्टिनी बीस्ट है। और फिर हमें पहली बार स्काई ड्रीम का ह्यूमन वर्जन देखने को मिलता है, जो सच में मुझे काफी इम्प्रेसिव लगा। और जल्द ही हमें आइस एम्प्रेस और स्नो गर्ल का भी अडल्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा। वहीं वांग क्वियर के सैक्रिफाइस करने की वजह से डी टियान गुस्से में आ जाता है, और आगे क्या क्या होता है उसे मैंने लास्ट वीडियो में तो एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो चलो अब आगे की एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हमें हाई यूई सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बड़ी सी नाव के अंदर जू सांसी खड़ा होता है और वो पूछता है, क्या सभी लोग यहाँ पहुँच गए हैं? तो केतु जवाब देता है कि यहाँ टोटल 613 लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी 12 लोग ऐसे हैं जो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। और जू सांसी जैसे ही ये सुनता है, उसका चेहरा चिंता से भर जाता है और वो बस एक लाइन में कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके साथ कुछ बुरा ना हो। और फिर वो बिना कुछ बोले धीमे कदमों से मुड़ जाता है। और तभी केतु उसे रोक कर कहता है, सांशी, समय आ गया है। और ये सुनकर वो तुरंत इस नाव को शुरू करने का ऑर्डर कर देता है। और अगला सीन हमें लेकर जाता है एक किले के अंदर, जहाँ जू तियारन खड़ा होता है। और जब उसे ये खबर दी जाती है कि सारे हॉस्टेजेस यहाँ से बच निकले हैं, तो वो एकदम शॉक में आकर बस इतना कहता है, क्या सारे लोग यहाँ से बच निकले? और जैसे ही जू तियारन को ये पता चलता है कि इतने सारे हॉस्टेजेस बिना किसी ट्रेस के बच निकले हैं, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और गुस्से में कहता है, इन सभी को संभालने की जिम्मेदारी तो होली स्पिरिट चर्च के हाथ में थी, और उन्हें तो स्पेशल पॉइजन भी दिया गया था, जिससे कोई भी बंदा अपनी सोल पावर को एक्टिवेट ना कर सके। तो आखिर फिर ऐसा कैसे हुआ कि सारे के सारे लोग बच निकले, और यहाँ तक कि उनमें से कोई भी अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? और वो एक जोरदार आवाज में कहता है कि अभी इसी वक्त उस चर्च लीडर को मेरे सामने लाओ। और तभी वो सबकी तरफ घूरते हुए पूछता है, क्या तुम में से किसी को उस बंदे की आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी मालूम है, जो अपनी स्पिरिचुअल सी को जलाकर यहाँ से निकल गया था? और उस साइलेंस के बीच से एक बंदा आगे बढ़कर कहता है कि हमने सारे रिकॉर्ड्स को क्रॉस चेक किया और उस शख्स की आइडेंटिटी को ट्रेस करने की कोशिश की, और पता चला कि वो बंदा शायद श्रेक कॉलेज और तांग सेक्ट से ताल्लुक रखता था। और जहाँ तक हमारी इन्फो है, उसका नाम युहाओ है। और जब इसने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, तब ये एक व्हील चेयर में बैठा करता। लेकिन जब वो कल रात को अपीयर हुआ तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, और मैंने खुद कंफर्म किया था कि वही था। और जैसे ही ये बात सामने आती है तो जूजी बिल्कुल चौंक जाती है और परेशान होते हुए कहती है कि किसी ने सिटी वॉल्स को आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उड़ा दिया था। और हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक युहाओ के पास आइस एबिलिटीज हैं, जिन्हें वो बहुत अच्छे से कंट्रोल भी करता है। तो इसका मतलब ये है कि वो युहाओ ही था। और आखिर वो उन हॉस्टेजेस को बचाने के लिए यहाँ क्यों आया, और कैसे वो इतनी सारी प्रोटेक्शन लेयर्स को बाईपास करके अंदर तक पहुँच गया, और यहाँ तक कि उसने अपनी स्पिरिचुअल सी को भी बर्न कर दिया। तो फिर इसके बाद उसके साथ क्या हुआ? और तभी सीन में एक नई प्रेजेंस का अराइवल होता है, जब चर्च लीडर जोंग लियू वहाँ आता है, और उसकी आवाज पूरे हॉल के अंदर गूंजती है, जब वो कहता है कि ये तो सच में बहुत अजीब बात है, क्योंकि उन तीनों एम्पायर के ज्यादातर ताकतवर लोग तो हमारी सर्विलेंस में ही थे। फिर भी युहाओ ने इस पूरी ऑपरेशन को इतने साइलेंटली कैसे एक्सिक्यूट कर दिया, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और शायद अब हमें उसे एक मियर स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक एनिमी ऑफ द स्टेट मान लेना चाहिए, और हमारी ही टेरिटरी के अंदर चोरी चुपके आना और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को इतनी शांति से एक्सिक्यूट कर जाना
वो भी बिना किसी गलती के इतने सारे लोगों को यहाँ से बचाकर ले जाना। ये कोई आम बात नहीं हो सकती। ये पक्का काम एक या दो लोगों का नहीं था। इसका मतलब ये है कि युवाओं को काफी लार्ज स्केल में फाइनेंशियल, ह्यूमन और रिसोर्सेज का सपोर्ट मिला होगा। और जैसे ही इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है, मैं खुद तुम सबको इसके पीछे का पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। और ये कहकर वो अचानक अपनी भारी आवाज में सबको झुकने का आदेश देता है। और उसके शब्द सुनते ही पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो जाता है। सभी के चेहरों पर टेंशन साफ दिखता है और किसी के भी मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तभी अचानक से चर्च लीडर की आंखों में गुस्से की आग जलती है और वो अपने पास रखी सेक्रेट डेस्क को अपने हाथ से तोड़ देता है। और उस टूटने की आवाज इतनी तेज होती है कि उसके सारे फॉलोअर्स एकदम कांप उठते हैं और तुरंत ही डर के मारे ज्योतियारन के सामने घुटनों के बल गिर जाते हैं। और तभी ये चर्च लीडर बिना एक पल की देरी किए सीधा सन मून एम्पायर के गार्ड्स की ओर बढ़ता है, जैसे अब वो खुद इस पूरे मामले का कंट्रोल अपने हाथों में लेने जा रहा हो। और उनसे पूछताछ करते हुए ये चर्च लीडर अपनी कोल्ड टोन में कहता है, वाकई में काफी ज्यादा बेकार था, क्योंकि जो हमारे दुश्मन थे वो अपनी इच्छा अनुसार अंदर या बाहर आ जा सकते थे और तुम लोगों को भी। तो उन सभी को पकड़ने के लिए काफी सारे रिसोर्सेज दिए गए थे, लेकिन तब भी दुश्मन हमारी ही सिटी के अंदर घुस आए और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो तुम दोनों की ही थी ना। और इस बात को सुनकर जो गार्ड होता है वो एकदम घबराकर तुरंत ही कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चर्च लीडर बिना किसी वार्निंग के अपनी टेरिफाइंग पावर को अनलीश करता है और वो भी इतनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ कि पूरा एरिया एकदम काले एनर्जी से वाइब्रेट करने लगता है, जिससे वो दोनों गार्ड्स वहीं पर हेल्पलेस हो जाते हैं और उनकी मूवमेंट पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है। और इस पल चर्च लीडर अपनी कोल्ड ग्लोइंग आईज से उन्हें घूरते हुए उनके ऊपर अपनी सोल रिस्ट्रेनिंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है। और जैसे ही ये दोनों की सोल उसकी स्पिरिचुअल सी के अंदर बाइंड होती है, वो धीरे से अपना सर घुमाकर कहता है, योर मैजेस्टी, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये जो प्रॉब्लम है ये इस पॉइंट तक पहुंच जाएगी, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो मुझे अपने मेथड्स बदलने होंगे। और ये बात सुनते ही जूजी और ज्योतियारन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार चर्च लीडर को इतने रूथलेस स्टेट में देखा होता है। और ये कहता है, अब हमें इससे निपटने का जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना होगा और आपके पास आगे का प्लान होना जरूरी है, क्योंकि अब शायद जंग से नहीं बचा जा सकता है। और इतना कहकर चर्च लीडर अपने लोगों को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है, जबकि इस तरफ जो थर्ड एल्डर होता है वो डर के मारे कांप रहा होता है और उसकी आवाज तक थरथराती है जब वो कहता है, योर मैजेस्टी, वो कुछ ज्यादा ही इतरा रहा था। और चर्च लीडर की इस हरकत ने ज्योतियारन के अंदर का गुस्सा एकदम उबाल पर ला दिया होता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये चर्च लीडर आखिर हिम्मत कैसे कर गया मेरी तरफ इस तरह से आंख उठाने की। वाकई में इसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरी ताकत को कम आंकने की भूल करते हैं। और ज्योतियारन बिना कोई शब्द गवाए सीधा जूजी को आदेश देता है कि तुम अभी के अभी मिलिट्री हेडक्वार्टर जाओ और मिंगड़ू के अंदर जितने भी कमांडर से ऊपर के जनरल्स हैं उन सभी को मेरे पास आने का आदेश दे दो, ताकि हम इस मसले को बिना किसी देरी के डिस्कस कर सकें, क्योंकि अब वक्त उनके सामने अपनी ताकत साबित करने का है। क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि जंग जो है वो काफी जल्दी शुरू होगी। और जूजी यहाँ से जाते वक्त परेशान होती हुई मन ही मन सोच रही होती है कि शायद युवाओं के पास वाकई में बच के निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन अगर उसने वहाँ से निकलने के लिए अपनी स्पिरिचुअल सी को बर्न कर दिया है तो मुझे इस बात का डर सता रहा है कि शायद अब वो इस दुनिया में ना हो। लेकिन मुझे आखिर क्यों हमेशा ये फीलिंग आती है कि जो लोग चमत्कार करने में माहिर होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं मरते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा दिल कहता है कि युहाओ अभी जिंदा है। और ठीक उसी वक्त जब हम युहाओ को देखते हैं तो वांग क्वियर की सोल रिंग और सोल बोन उसके साथ मर्ज हो रही होती है और इसकी वजह से उसके अंदर की पावर एकदम तेजी से बूस्ट होने लगती है और हर तरफ से अलग अलग कलर्स की एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जो सारी की सारी एक जगह आकर फॉर्म कर रही होती है एक स्पिरिचुअल आई। और इस आई की एनर्जी इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि युहाओ का लेवल 60 से सीधे 70 के बॉटलनेक तक पहुंच जाता है, यानी एक झटके में युहाओ ने 10 लेवल्स को पार कर लिया होता है। और उसकी पूरी बॉडी से इतनी ज्यादा रेडिएंट पावर निकल रही होती है कि हर डायरेक्शन में उसकी प्रेजेंस को महसूस किया जा सकता है और उसके आसपास की हवा तक वाइब्रेट करने लगती है। जबकि युहाओं के आगे जो डेस्टिनी बीस्ट होता है वो एक पोर्टल के अंदर एंटर करता है और उसके जाते ही वो पोर्टल भी एक तेज लाइट के साथ बंद हो जाता है। और ये नजारा इतना चौंकाने वाला होता है कि पिंकी तक सन्न रह जाती है
और वो हैरानी में कहती है कि युहाओं की बॉडी के अंदर से अचानक 7 रंगों की तेज लाइट निकली जो कि एक छोटे से बीस्ट के रूप में बदल गई, और फिर वो बीस्ट युहाओं के अंदर आए हुए क्रैक के अंदर समा गया। और पिंकी सोचने लगती है कि आखिर ये लड़का किस किस लेवल के चमत्कार करता रहता है। हर बार कोई ना कोई ऐसा ट्विस्ट लेकर आता है जो किसी भी इमेजिनेशन से परे होता है। और ठीक इसी पल सीन शिफ्ट होता है क्लियर स्काई सेक्ट की तरफ, जहां वांग डोंगर बेहोश पड़ी होती है, लेकिन उसी समय उसके पास की स्पेस एकदम से फटती है और उसमें से निकलती है एक डार्जलिंग गोल्डन लाइट जो सीधे वांग क्वियर की तरफ जाती है। और उस लाइट की एनर्जी जैसे ही उसके बॉडी से टकराती है वो पूरी तरह से वांग डोंगर की बॉडी में समा जाती है। और जैसे ही वो एनर्जी उसके अंदर जाती है, वांग डोंगर के फोरहेड पर एक डिवाइन सा ग्लोइंग ट्राइडेंट उभर आता है, जो इस बात का इशारा करता है कि अब उसके अंदर कुछ डिवाइन अवेकनिंग शुरू हो रही है जो शायद पूरी दुनिया का बैलेंस बदल सकती है। और इसके ऊपर गोल्डन लाइट अजीब तरीके से इकट्ठा होने लगती है, जिससे एक अजीब सी भारी सी फीलिंग होती है जैसे कुछ बड़ा खत्म होने वाला हो। और उसी के साथ हमें धीरे धीरे पता चलता है कि वांग क्वियर का नामो निशान इस दुनिया से पूरी तरह खत्म हो चुका है, मतलब उसका एंड हो चुका है। ये एहसास दिल में डर और खालीपन भर देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वांग डोंगर को उसकी पूरी कॉन्शियसनेस और पावर्स वापस मिल चुकी होती है और उसकी एनर्जी फिर से पूरे शरीर में बहने लगती है। जबकि दूसरी तरफ हम युहाओं को उसी जगह बैठे हुए देखते हैं जहां वो अभी भी वांग क्वियर को याद कर रहा होता है। उसकी आंखों में दुख और अकेलापन साफ नजर आता है। और वहीं पिंकी जो वहां मौजूद होती है, वो इस नज़ारे को देखकर बहती हुई आंसुओं को पोंछती हुई सोचती है कि युहाओं के जो थॉट्स हैं वो आसपास के लोगों पर गहरा असर डाल सकते हैं। भले ही मैं सोल एम्परर लेवल के काफी करीब हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं है जिससे मैं इस फीलिंग्स के तूफान को रोक सकूं। और ये सब देखकर दिल में एक अजीब सा डर उठता है, क्योंकि मुझे पता है कि आगे जो होने वाला है वो बहुत खतरनाक होगा। और फिर हम युहाओं को देखते हैं जो अब पूरी तरह खड़ा हो गया होता है। उसकी आंखों में गुस्से की आग और आवाज में वो घमंड झलकता है जो सिर्फ किसी ऐसी सोल से निकल सकता है जिसने सब कुछ खोया हो। और अब वो एकदम भारी और गंभीर आवाज में कहता है, होली स्पिरिट कल्ट। और उस एक लाइन से पूरी जगह की हवा जम सी जाती है और पिंकी के कानों में ये 3 शब्द ऐसे गूंजते हैं जैसे खुद डेथ नर्क का दरवाजा तोड़ कर आ गई हो। और युहाओं की आवाज में वो दर्द, वो गुस्सा साफ झलकता है जो सिर्फ किसी ऐसे इंसान में हो सकता है जिसे अंधेरे ने उजाले में बदल दिया हो। फिर युहाओं कहता है, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। और जैसे ही वो तीनों वहाँ से निकलते हैं, युहाओं थोड़ा दूर अलग हो जाता है, जिस पर पिंकी उससे पूछती है कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए। तो युहाओं कहता है, आंटी नान और पिंकी, आप दोनों पहले यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मैं लौट कर तांग सेक्ट जाने से पहले मुझे एक और जगह जाना है। और वो जगह है क्लियर स्काई क्लैन, जहाँ मैं वांग डोंगर को आखिरी बार देखना चाहता हूँ। हालांकि युहाओं मन में कहता है कि अभी मैं वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि अभी भी एक ऐसी चीज है जो मुझसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसे करने से मैं पीछे नहीं हट सकता। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम युहाओं को ईविल फॉरेस्ट के अंदर देखते हैं जहाँ हर तरफ अजीब सी खामोशी और डर का माहौल होता है। और इसी सन्नाटे के बीच युहाओं आइस एम्प्रेस से कुछ करने को कहता है और आइस एम्प्रेस बिना किसी सवाल के उसकी बात मान भी जाती है। और इसके बाद युहाओं अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को एक्टिवेट करता है और तभी उसकी बॉडी से जो ऑरा निकलता है वो इतना इंटेंस होता है कि कई किलोमीटर तक फैले सारे सोल बीस्ट्स डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। और इस पूरे सीन में एक अलग ही थ्रिल होता है जहाँ युहाओं खुद भी इस पावर से हैरान होता है और सोचता है कि आइस एम्प्रेस के ऑरा की वजह से सारे बीस्ट खुद ही दूर हट गए और इस तरह मुझे अननेसेसरी बैटल्स फेस नहीं करनी पड़ी। और कुछ ही देर बाद 2 घंटे बीत जाते हैं जहां आइस एम्प्रेस उसे साफ साफ कहती है कि तुम्हें अब से और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंस अब हर किसी को फील हो रही है। और आइस एम्प्रेस की बात सुनने के थोड़ी ही देर बाद युहाओं आगे बढ़ते हुए कहता है कि शायद यही वो जगह है जहां मुझे मेरी अगली डेस्टिनी मिलने वाली है। और आइस एम्प्रेस भी बोलती है कि शायद तुम्हें यहाँ वो चीज मिल जाए जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा तलाश थी। और इसी बातचीत के बीच दोनों कोर एरिया के बिल्कुल करीब पहुंच चुके होते हैं, जहां एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा टेंस और अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। और युहाओं डिसाइड करता है कि उसे अपने मेंटल डिटेक्शन का दायरा थोड़ा छोटा कर लेना चाहिए ताकि ज्यादा प्रिसाइज सेंसिंग कर सके। लेकिन तभी अचानक से उसे अपने आसपास एक बहुत ही खतरनाक सी आवाज सुनाई देती है और उसके इंस्टिंक्ट्स तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि कोई बहुत ताकतवर क्रीचर उसकी तरफ बढ़ रहा है। और तभी हम देखते हैं
एक डरावना और गजब का बीस्ट जो दिखने में किसी डायनासोर की तरह होता है, वो युहाओं के पास से तेजी से निकलता है और उसे देखते ही युहाओं की आंखों में सीरियसनेस भर जाती है, क्योंकि वो पहचान लेता है कि ये डीप ड्रैगन है, जो कि अर्थ ड्रैगन टाइप का सोल बीस्ट, जिसके पास एक ऐसी टेरिफाइंग सोल स्किल होती है जो इसे हर बार अपने दुश्मन को मारने पर न सिर्फ एनर्जी रिगेन करने देती है, बल्कि इसकी स्ट्रेंथ को भी और ज्यादा बढ़ा देती है। और इसी ऑब्जर्वेशन के ठीक बाद हम देखते हैं कि इस डीप ड्रैगन पर अचानक से कोई अनसीन अटैकर बहुत खतरनाक और शैटरिंग तरीके से हमला कर देता है। और जैसे ही वो अटैक उस ड्रैगन के करीब पहुंचता है, तो ये डीप ड्रैगन तुरंत अपनी इंस्टिंक्टिव डिफेंस एक्टिवेट करता है और एक मजबूत सी शील्ड कंजूर करता है, जिससे वो उसे ब्लॉक कर सके। लेकिन ये अटैक इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है कि शील्ड बनने के बावजूद भी उसे जोरदार तरीके से छेद देता है और ड्रैगन को बुरी तरह से घायल कर देता है। और इस पेन और ह्यूमिलिएशन से भरा हुआ डीप ड्रैगन अब पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और अपनी सोल एनर्जी को अनलीश करता है इतनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ कि पूरे कोर एरिया के आसपास की जमीन तक कांप जाती है और उसकी रिलीज्ड पावर इतने बड़े एरिया में फैल जाती है। और इसी स्ट्रगल में युहाओं का प्रेजेंस रिवील हो जाता है और उसकी छुपी हुई लोकेशन उस फ्यूरियस ड्रैगन के रडार में आ जाती है। और तभी एक भारी और डरावनी एनर्जी के साथ जंगल के बीचों बीच एक मैसिव आई मैनिफेस्ट होती है, जो सीधा युहाओं की तरफ देख रही होती है। और ये नजरें इतनी गहरी होती हैं कि युहाओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सोचता है कि ये तो कोई ऑर्डिनरी इविल आई बीस्ट नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे ये अब मेरी हर एक हरकत पर नजर रखने आया है। लेकिन तब भी इसका एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल नहीं है और ये कुछ इस तरीके का है जैसे कि सोल और स्पिरिचुअल पावर को एक साथ मिलाकर एक नई टाइप की एनर्जी तैयार की गई हो। लेकिन ये वो चीज नहीं है जिसकी तलाश मैं कर रहा था। और अब क्योंकि युहाओं की पोजीशन पूरी तरह से रिवील हो चुकी है, तो वहाँ मौजूद दोनों ही बीस्ट अचानक से पूरी अटेंशन के साथ युहाओं की तरफ देखने लगते हैं और युहाओं भी इनकी नजरों का एहसास करते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठा देता है और हल्की सी मुस्कान के साथ एक परेशान लहजे में कहता है कि मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब करूं। तुम लोग जो कर रहे थे प्लीज करते रहो, मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही युहाओं थोड़ा आगे बढ़ता है और दबे पाव वहाँ से क्वाइटली निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दोनों बीस्ट से झटके में रिएक्ट करते हैं और एक साथ जोरदार गुस्से से दहाड़ते हैं और इनकी रेज इतनी इंटेंस होती है कि हवा में मौजूद ऑरा ही बदल जाती है। और युहाओं इस सीन को देखते हुए कहता है, वाओ, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों इतने जल्दी दोस्त बन जाओगे। और फिर दोनों बीस्ट अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशंस में एक साथ लड़ाई की स्टांस ले लेते हैं और अपनी टेरिफाइंग एनर्जी को एक साथ कॉन्डेंस करने लगते हैं, जैसे कि अब ये युहाओं को एक कॉमन एनिमी समझ चुके हों। तो युहाओं कहता है, क्योंकि तुम लोग मुझसे लड़ना चाहते हो तो फिर चलो फिर अच्छे से ही लड़ा जाए। और तभी हम देखते हैं कि युहाओं के फोरहेड पे एक नई स्पिरिचुअल आई बन जाती है, जो ना सिर्फ पहले से ज्यादा बड़ी बल्कि कहीं ज्यादा खतरनाक भी होती है। और इस बार जैसे ही युहाओं अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करता है, तो एक चमकदार गोल्डन लाइट उसके अंदर से निकलती है और एक टेरिफाइंग स्पिरिचुअल अटैक के रूप में सीधे उन दोनों बीस्ट के ऊपर टूट पड़ती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। और अगर आप नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से जाना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।